की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए अपना 500 पाठ अपन ने शुरू किया था खनिज और सेल। तो उसमें अपन ने पढ़ा था खनिज किसे कहते हैं, कि खनिज क्या होता है, प्रकृति में कार्बनिक है, कार्बनिक तत्व होता है जिसमें निश्चित रासायनिक संगठन भौतिक गुण धर्मों से क्या होता है उसका निर्माण होता है। उसके बाद अपन ने खनिजों के प्रकार पढ़े थे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातुओं की मात्रा होती है, उसमें भी दो भागों में बांटे थे, लोहे वाले और एक अलोहे वाले खनिज थे। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में। तो सेल किसे कहते हैं ये अपन ने पढ़ा था कि पृथ्वी की ऊपरी जो परपट्टी होती है या जो परत होती है उसमें देखें तो उसका निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है, यानी बहुत सारे जो खनिज होते हैं उनसे क्या होता है सेल का निर्माण होता है। और सेल कठोर, नरम या विभिन्न रंगों की भी हो सकती है, कठोर है, नरम ये भी हो सकती है। जैसे ग्रेनाइट है, कठोर है, सेल खड़ी है, नरम है, तो ये अलग अलग रंगों की क्या होती हैं सेलें होती हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि सेलों की जो स्थिति है, जो मृदा है, उसके कारण देखें तो सेलों का जो निर्माण है उसके आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, आगन्य सेलें, अवसादी सेलें और तीसरी कायांतरित या रूपांतरित सेलें। आज देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे आगन्य सेलें, यानी बड़ा प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी के सेल किसे कहते हैं, सेलें कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए। कि आगन्य सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से होता है। यानी जो आगन्य सेलें मैंने पढ़ा था, प्राथमिक सेलें कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय जब लावा बाहर आता है तो मैग्मा जो होता है, मैग्मा उससे या लावा से इसका निर्माण होता है, अतः इनको प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है कि प्राथमिक सेलें कौन सी कहलाती हैं, आगन्य सेलें कहलाती हैं। मैग्मा के ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर, यानी जो मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलेगा बाहर, वो ठंडा होकर घनीभूत का मतलब इकट्ठा हो जाना एक, और उससे क्या होता है आगन्य सेलों का निर्माण होता है। आइग्नस, IGNUS है, लैटिन भाषा के इग्निस शब्द है जिससे बना और जिसका अर्थ होता है अग्नि, यानी आगन्य जो शब्द का निर्माण हुआ ना वो इग्निस, कोई लैटिन भाषा का शब्द इग्निस, और उससे इसका निर्माण हुआ जिसका अर्थ क्या होता है अग्नि होता है। आगे देखिए इनकी विशेषताएं। जब अपनी ऊपरगामी गति में, ऊपरगामी मतलब जब आगे की तरफ ये बढ़ती है, गति करती है, तो मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। यानी जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेंगी, गति करेंगी, तो जो विस्फोट हुआ, जो मैग्मा था ज्वालामुखी विस्फोट के समय, वो ठंडा होकर क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो ये कहलाती हैं आगन्य सेलें, यानी जैसे ठोस रूप में आएंगे तो इनको आगन्य सेल कहते हैं। ठंडा तथा ठोस बनने की यही प्रक्रिया पृथ्वी की परपट्टी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। यानी ठंडा होना या ठोस होने की जो ये प्रक्रिया होती है मैग्मा की, या तो ये जो पृथ्वी की परपट्टी होती है, परपट्टी और ऊपरी जो परत है उस पर, या जो पृथ्वी की सतह है धरातल उस पर भी हो सकती है। आगन्य सेलों का जो वर्गीकरण है वो इनकी बनावट के आधार पर किया जाता है, यानी जैसे इनका निर्माण होता है, बनावट होती है, तो इस आधार पर कर सकते हैं। इनकी बनावट इसके कणों के आकार और व्यवस्था अथवा पदार्थ के भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यानी इनकी बनावट कैसी होगी, इसमें कणों का आकार कैसा है, व्यवस्था कैसी है, या जो पदार्थ बना है उसकी भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। बोलो किस अवस्था में वो आया है बाहर, कैसे उसका निर्माण है भौतिक अवस्था में। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त और बड़े हो सकते हैं। यानी जो पिघला हुआ पदार्थ था द्रव अवस्था में, वो पदार्थ धीरे धीरे जाकर गहराई में क्या होता है, ठंडा होता है, यानी वो ठोस होगा, ठंडा होगा, तो खनिज के जो कण बनते हैं वो पर्याप्त क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी बड़े कणों के रूप में इनका निर्माण हो जाता है। सतह पर आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे और चिकने कण बनते हैं। यानी ऊपरी जो सतह है उस पर देखें तो अचानक जब शीतलता आएगी, ठंड, उसके कारण देखें तो छोटे और क्या बनेंगे, चिकने कण बनेंगे। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आगन्य सेल को बनाने वाले कण मध्यम का आकार के हो सकते हैं। यानी जैसे जैसे शीतलता मध्यम, यानी ज़्यादा ठंडे नहीं है, जो मध्यम परिस्थितियां बन रही हैं उसके कारण देखें तो ये जो कण बन रहे हैं, जो ये परिस्थितियां बनी आगन्य सेल को बनाने वाली, उसके जो कण देखें वो क्या हो सकते हैं, मध्यम आकार के हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं तो ज़्यादा छोटे भी नहीं। ग्रेनाइट, गेब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ये सब आगन्य सेलों के उदाहरण हैं। तो अच्छे से ध्यान रखना है, ग्रेनाइट है, गेब्रो है, पेगमेटाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट का जो पत्थर, ये आगन्य सेलों के उदाहरण है सब। तो ये अपनी पहली सेलें थी आगन्य, ध्यान रखना है, इनको प्राथमिक सेलें कहते हैं। और भूगर्भ में जब मैग्मा विस्फोट होता है तो सबसे पहले इन्हीं आगन्य सेलों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अगली देखिए अपनी, अगली है अपनी अवसादी सेलें। देखिए अवसादी सेलें,
अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेडिमेंट से हुई है, यानी जो अवसादी है इस शब्द की उत्पत्ति देखिए तो किससे हुई है? लैटिन भाषा का शब्द है सेडिमेंट्स, उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना, क्रमबद्ध होना, व्यवस्थित होना। यानी अवसादी शब्द की जो उत्पत्ति देखिए वो सेडिमेंट्री शब्द से हुई है, सेडिमेंट्स है। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित जो अपक्षय कारकों के प्रति अनावृत होती हैं वो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित हो जाती हैं। यानी होता क्या कि पृथ्वी की सतह पर देखिए जो अपनी आग्नेय शैलें थी, अवसादी थी या जो कायांतरित थी, कायांतरित आगे बढ़ेंगे, जिनका स्वरूप परिवर्तित हो गया था, वो अपक्षय कारकों के प्रति, अपक्षय टूटना, विखंडन होना, उन कारकों के प्रति देखिए अनावृत होती हैं। अनावृत करो जैसे टूट जाना, विखंडन हो जाना, उनका अलग आकार क्या हो जाना? परिवर्तित हो जाना। तो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं, यानी अलग अलग जो आकार के टुकड़े देखे उसमें क्या होती हैं? बदल जाती हैं, टूट जाती है। दोबारा से देखिए, दूसरी अपनी शैली है अवसादी। अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। यानी सेडिमेंट शब्द है लैटिन भाषा का, उससे बना इसका व्यवस्थित होना। और पृथ्वी की सतह ये जो शैलें होती हैं वो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं। यानी आग्नेय, अवसादी और जो कायांतरित है, अपक्षय टूटना, विखंडन होना, जो ये कारक है उनके प्रति अनावृत होती है। अनावृत उनका टूट जाना, बिखर जाना, विखंडन हो जाना, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों टुकड़े जो अलग अलग उसमें विभाजित हो जाती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा सहवन या निक्षेप होता है। यानी ऐसे जो उपखंड थे उनका विभिन्न बहिर्जनित क्या होता है? बाहरी जो कारक थे उनके द्वारा सहवन यानी आगे ले जाना, उनको निक्षेप क्या होता है? जमा होता है। सघनता के द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिणित हो जाते हैं। यानी जो सघनता होती है, कठोरता होती है, उसके द्वारा देखें तो ये संचित जो इकट्ठे पदार्थ है वो शैलों में बदल जाते हैं, परिणित बदल जाना। और ये प्रक्रिया सीलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें सीलीभवन के बाद अपनी विशेषताएं बनाए रखती है। यानी बहुत सारी जो अवसादी शैलें देखेंगे जो ये बनी थी उसमें निक्षेपित यानी जवाब के बाद भी देखें तो उन परतों में जो सीलीभवन की प्रक्रिया है वो बनी रहती है। इसी कारणों से देखें तो बालू का सम यानी बालू का जो पत्थर है, शैल है, जैसे अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतह होती है। यानी इस प्रकार की जो अवसादी चट्टानें थी या शैलें थी उसमें बहुत सारी सांद्रता जो अवयव हैं, तत्व हैं, उनकी क्या पाई जाती है? सतह पाई जाती है। तो ये है अवसादी। दोबारा देख लो, अवसादी सेडिमेंट्री यानी उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के सेडिमेंट से, जिसका अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह पर देखें तो ये शैलें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित यानी तीन प्रकार की सतह थी। एक आग्नेय प्राथमिक, दूसरी अवसादी जिसको परतदार भी कहते हैं, और तीसरी कायांतरित जो अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं। यानी जो अपक्षय होता है, टूटना, विखंडन होना, उन कारकों के प्रति क्या होती है? अनावृत होती है ना, टूट जाती हैं, उससे विखंडित हो जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में यानी अलग अलग जो टुकड़े हैं उनमें विभाजित हो जाती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा यानी ऐसे जो उपखंड हुए, टुकड़े हुए, उसका देखें तो बहुत सारे जो बहिर्जनित कारक थे उनके द्वारा उनका सहवन होता है, निक्षेपन क्या होता है? जमा होना होता है। और सघनता के द्वारा देखें तो ये संचित पदार्थ शैलों में परिणित हो जाते हैं। यानी जो सघनता होती है, कठोरता इनकी होती है कि जो संचित पदार्थ होते हैं, इकट्ठे हुए जो पदार्थ हैं वो शैलों में, इन चट्टानों में बदल जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में देखें यानी बहुत सारी जो ये अवसादी शैलें थी, चट्टानें थी, उसमें जो निक्षेपित परतें थी वो सीलीभवन के बाद में अपनी विशेषताएं बनाए रखती। यानी जो सीलीभवन होने की जो प्रक्रिया थी उसके बाद भी अपनी विशेषताएं रखती। इसी कारणवश बालू का सुम यानी बालू के जो पत्थर थे या शैल थी वो अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतह होती हैं। यानी अलग अलग जो इनकी सांद्रता होती है उसमें अलग अलग इनकी सतह या परतें पाई जाती हैं। तो ये अपन ने दो प्रकार की आज शैलें पढ़ी, आग्नेय और अवसादी। उसके बाद निर्माण के आधार पर भी अपन अवसादी शैलों का क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल इसके बारे में अपन आगे और पढ़ेंगे। तो अच्छे से याद करना, शैल किसे कहते हैं, खनिज क्या हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, और आग्नेय शैलों की जो मुख्य विशेषताएं अपन ने पढ़ी, कौन किस प्रकार का निर्माण होता है, या अवसादी शैलें क्या हैं, अवसादी शैलों की जो विशेषताएं अपन ने पढ़ी वो अच्छे से क्या करनी है? याद करनी है। क्योंकि थोड़ा सा कठिन पाठ है ये, भौतिक देखें तो बार बार इस वीडियो को देखना और लिख कर भी इसको समझने का प्रयास
करना कि मैग्मा क्या है, कैसे विस्फोट होता है, किस प्रकार से इनका क्या होता है निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल अपन आगे पढ़ेंगे।